हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैट्रिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 17 मार्च 2021 को जो इवनिंग शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था जेई मेंस का, उसका अपन डिस्कशन करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में एक डिजिटल सर्किट गिवन है और आपको इनपुट ए और बी गिवन है और आउटपुट पूछा है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। आउटपुट वाई के बारे में पूछा और वाई के बारे में दिया हुआ है कि ये जॉर गेट है या एंड गेट है या नैंड गेट है या नॉर गेट है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ इनपुट ए है, यहाँ ए और बी के बीच में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये एंड गेट है, तो यहाँ आउटपुट आएगा ए एंड बी और उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो ए एंड बी का नॉट यानी बार। ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो ये और गेट लिखा हुआ है, और गेट लिखा हुआ और इसके अगर अपन लिखें इसको तो ये यहाँ पर आउटपुट आएगा ए और बी यहाँ पर, और यहाँ पर फिर इन दोनों का एंड लगा हुआ है। तो डेफिनेटली वाई को जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है ए बी बार एंड विथ ए और बी, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। हमें पता है कि क्रेमर रूल से आप y इज इक्वल्स टू लिख सकते हो, ए बी बार लिखा हो तो इसको इंडिविजुअल के ऊपर बार लगाओगे तो बीच में और लगा दीजिए, तो ए बार और बी बार ए और बी। तो यहाँ से अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए बार, आगे बनेगा ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको आगे करेंगे तो इसको बनेगा तो बी बी बार। ए बार की वैल्यू हमें पता है कि ऑलवेज जीरो होगी और बी बार की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। तो यहाँ से जो y आएगा, y कैन बी रिटन एज ए बी बार और विथ ए बार बी। ये जो आउटपुट है हमें पता है कि वो जॉर गेट का आउटपुट होता है जब इनपुट ए एंड बी हो। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर गेट। ओके, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड एन आर्बिट्री प्लेनेट P at height of 11 hour above the surface of P, R being the radius of P, the time period of the another satellite in hours at a height 2 hour from the surface of P is, और आपको गिवन है कि P has the time period of 24 hours। एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट के रेडियस जो है वो R है और इससे कुछ इसके सरफेस से 11 आवर की डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट घूम रहा है इसके चारों तरफ, जिसका टाइम पीरियड T1 मान लिया अपन ने और वो गिवन है 24 आवर्स। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 11 आवर, तो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 आवर। मतलब कि R1 जो है वो आप लिख सकते हो, R1 को लिख सकते हो 12 आवर, जहाँ R जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट है। अब आपको गिवन है कि आपको उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है जो इसके सरफेस से 2 आवर की हाइट पर हो। मतलब कि ये जो दूसरा सैटेलाइट है, ये जो दूसरा सैटेलाइट है इसकी यहाँ से ये हाइट 2 आर है, तो सेंटर से जो हाइट R2, अगर यहाँ सेंटर से डिस्टेंस की बात करें, R2 की बात करें तो वो हो जाएगी 3R। जहाँ R1 और R2 हैं वो गिवन सैटेलाइट्स की सेंटर, इस गिवन प्लेनेट के सेंटर से डिस्टेंस है। देन आपसे पूछा है कि अगर इस पहले वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर है तो इसका फाइंड करना है। हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R की पावर 3/2, जहाँ R जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेनेट होती है किसकी, सैटेलाइट की। तो यहाँ से T1/T2 करेंगे तो वो आएगा R1/R2 की पावर 3/2। हमें T1 गिवन है 24 आवर्स, T2 हमें फाइंड करना है। R1 सेंटर से डिस्टेंस है 12 आवर, R2 जो इस सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज 3R की पावर 3/2। तो यहाँ से 24/T2 इज इक्वल टू, ये R से R गया, ये 4 की पावर 3/2 जो कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी 24/8 दैट इज 3 आवर्स, वैल्यू हो जाएगी 3 आवर्स। तो इसका आंसर जो होगा सेकेंड सैटेलाइट जो है जो कि सेंटर से 3 आवर के डिस्टेंस पर और सरफेस से 2 आवर के डिस्टेंस पर है, उसका टाइम पीरियड जो है वो 3 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक स्फीयर है 2 किलोग्राम का और उसकी रेडियस है वो 0.5 मीटर है और रोलिंग कर रही है और इनिशियल स्पीड आपको 1 मीटर पर सेकंड गिवन है और वो एक इंक्लाइन पर ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 डिग्री है जिसका इंक्लाइन एंगल ये है, यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लाइन एंगल, ये 30 डिग्री। और दिया है कि एक स्फीयर जो है वो इधर की तरफ इनिशियल स्पीड जो गिवन है वो 1 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर गिवन है कि नो स्लिपिंग, मतलब ये प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर कितनी टाइम में आ जाएगा। हमें पता है कि जब ये स्फीयर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो एक्सेलरेशन जो होता है
इंक्लाइन प्लेन पर बात करें तो वो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, जहाँ आर रेडियस और मास है, ये आर रेडियस है, एम मास है। जी साइन थीटा, जी की बात करें दैट इज 10, साइन यहाँ पर थीटा की बात करें तो साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये 2/5 एम आर स्क्वायर और ये भी एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर कट गया, ये 2/5 तो यहाँ बन जाएगा 7/5, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 10 इंटू 1/2 5, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 25/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा कि स्फीयर रोलिंग करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर कितने टाइम आ जाएगा, तो यहाँ स्पीड है v 1 मीटर पर सेकंड, मान लो u स्पीड है और ये एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, तो हमें पता है कि जाने में यहाँ तक टाइम लगेगा u/a और आने में टाइम लगेगा u/a, तो जो टोटल टाइम लगेगा वापस अपनी जगह पर आने में वो लगेगा 2u/a, और 2u की जगह अपन बात करें दैट इज 1 और a की बात करें तो 25/7, तो वो हो गया 14/25। इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 0.57 सेकेंड्स, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है और जो कि 2 किलोमीटर नीचे वाटर सरफेस के है, 2 किलोमीटर डाउन, ये वाटर सरफेस है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो डिस्टेंस है वो आपको 2 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। इफ द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा v अपॉन v, इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में जो चेंज गिवन है डेल्टा v अपॉन v जो गिवन है परसेंटेज दैट इज गिवन एज 1.36%, मतलब कि डेल्टा v अपॉन v जो गिवन है दैट इज 1.36 इंटू 10⁻⁻²। देन आपसे पूछा द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन, तो यहाँ पर जो रेशियो गिवन है हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन, हमें पता है कि ये जो होता है वो होता है बल्क मॉडुलस दैट इज बीटा, और बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी प्रेशर, जो बल्क स्ट्रेस है वो यहाँ पर पी, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन कैन बी रिटन एज डेल्टा वी अपॉन वी। प्रेशर को हम लिख सकते हैं इतनी हाइट पर रो जी एच डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ पर बीटा अगर लिखें तो रो है आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 गिवन है आपको, और एच की वैल्यू 2 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलें तो 2000 मीटर, और डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू है 1.36 इंटू 10⁻⁻²। इन सबको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी 1.44 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो जो डिजायर्ड आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है कि द एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज, which series of the hydrogen atomic spectra is lying in the visible region, and then आपको सीरीज गिवन है लाइमन सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड बामर सीरीज। हमें पता है कि जो बामर सीरीज हैं वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं, क्योंकि बामर सीरीज की जो वेवलेंथ की तो जो रेंज होती है वो होती है लगभग 363 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर, और हमें पता है कि ये जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में फॉल करती है, ये जो रेंज है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बामर सीरीज। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 पार्टिकल्स A and B of equal masses are suspended from the 2 massless springs of a spring constant K1 and K2 respectively. The maximum velocity during oscillations are equal. The ratio of amplitude of A and B. आपको masses सेम गिवन है और एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, एक एम्पलीट्यूड आपने A1 मान लिया, दूसरे का A2, एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने ω1 मान ली, दूसरे की ω2 और आपको गिवन है कि इनके ऑसिलेशंस के ड्यूरिंग इनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इक्वल होती है, और हमें पता है कि जब ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं, SHM कर रहे होते हैं पार्टिकल्स स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है A ω। तो आपको गिवन है कि A1 ω1 इज इक्वल्स टू A2 ω2, हमें A1/A2 फाइंड करना है, तो A1/A2 को लिख सकते हैं ω2/ω1, और हमें पता है कि ओमेगा लिखा जाता है √K/m, तो यहाँ पर A1/A2
इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 को लिख सकते हो रूट ओवर K2/m डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 को लिख सकते हो रूट ओवर K1/m। तो यहाँ से A1/A2 जो आएगा वो मास सेम है तो कैंसिल हो जाएगा रूट ओवर K2/K1। ये होगा उनका एम्पलीट्यूड्स का रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स हैं और उन पर लाइट की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और यहाँ पर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी f2, और ये फोटो कैथोड्स जो गिवन है आपको आइडेंटिकल गिवन है। देन आपसे पूछा है कि उनकी जो वेलोसिटीज हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनकी वेलोसिटी, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ से जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है। देन आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उनके बारे में करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर फोटो कैथोड का वर्क फंक्शन फाई है तो यहाँ पर भी वर्क फंक्शन फाई होगा। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो होगी हाफ m v1 स्क्वायर, उसको लिख सकते हो आप HF1 माइनस फाई। सिमिलरली यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिख सकते हो आप हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू HF2 माइनस फाई। हमें इन दोनों रिलेशंस में इन दोनों को सॉल्व करना है और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है और हमें फाई नहीं पता तो फाई को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो यहाँ बचेगा हाफ m, इधर बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा HF1 माइनस F2। तो यहाँ से v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर जो आएगा वो हो जाएगा 2h/m इंटू F1 माइनस F2। ये है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू 2h/m, जहाँ m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F1 और F2 इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है। तो जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस इज हैविंग 2 वाइब्रेशनल मोड्स एंड बीटा इज द रेशियो मोलर specific heats for polyatomic gas beta is equals to Cp/Cv, then value of beta। यहाँ पर आपको एक पॉलीएटॉमिक गैस गिवन है, एटॉमिक गैस गिवन है और यहाँ पर एक स्पेसिफाई किया हुआ है कि हैविंग 2 वाइब्रेशनल मोड, 2 वाइब्रेशनल मोड्स। तो जनरली हम जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल रहे होते हैं तो अपन वाइब्रेशनल मोड्स को कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है 2 वाइब्रेशन मोड्स गिवन है, ध्यान रखें। तो गैस के अगर अपन पॉलीएटॉमिक गैस ली उसको अपन मान रहे हैं कि मान लो वो गैस रही होगी नॉन लीनियर रही होगी, मैक्सिमम यही हो सकता है ताकि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाए। हमें पता है कि ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो भी 3 होगी, 3 and 3 6 तो हो गया, लेकिन वाइब्रेशनल मोड के कारण कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी उसकी बात करें तो एक वाइब्रेशन मोड के करस्पॉन्डिंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, एक होगी रोटेशन, एक होगी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए एक वाइब्रेशन मोड के करस्पॉन्डिंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, तो 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है तो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 3 तो होगी ट्रांसलेशन के कारण, 3 रोटेशन के कारण और 4 वाइब्रेशन के कारण। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आएगी दैट विल बी 10। अब आपसे रेशियो बीटा पूछा है Cp/Cv, बीटा इज इक्वल टू Cp/Cv। हमें पता है कि Cp होता है f/2 + 1 इंटू r और Cv होता है f/2 इंटू r। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10/2 दैट इज 5, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 5, r से r कट जाएगा तो ये आएगा 1.2। ये है ऑफिशियल आंसर बाई NTA, दैट इज 1.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर एंड गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 है। देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। हमें पता है कि v को लिख सकते हैं dx/dt, तो इसको लिख सकते हैं v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। तो dx को लिख सकते हो आप v0 प्लस
जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो डी टी। हमें गिवन है कि t इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है वो 0 है और t इक्वल टू 1 सेकेंड डाल देते हैं, तब मान लो पोजीशन x हो गई। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे आएगा वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3 और लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 0 रखेंगे तो सब 0। तो वी नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ये है फाइनल पोजीशन है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। और t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x माइनस 0, तो v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ये होगा आंसर आपका v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 245 हर्ट्ज ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं, f गिवन है 245 हर्ट्ज एंड स्पीड गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड वेव के बारे में गिवन है। और अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। ईच पॉइंट ऑफ वेव मूव्स टू एंड फ्रो टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक जो पॉइंट है वो पूरा टू एंड फ्रो 6 सेंटीमीटर चलता है। तो यहाँ पर बात करें कि ये जो पार्टिकल था वो टू एंड फ्रो 6 सेंटीमीटर चल रहा है, अगर ये उसकी मीन पोजीशन रही होगी तो ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम, टोटल 6 सेंटीमीटर। तो जो एम्पलीट्यूड है ए, एम्पलीट्यूड दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो दैट विल बी 0.03 मीटर। ये बात हो गई। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिस ट्रैवलिंग वेव। तो हमें पता है कि ट्रैवलिंग वेव के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखें तो y ऑफ x कॉमा टी कैन बी रिटन एज a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो t एंड x के कोफिशिएंट है वो ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो आप चाहें तो ओमेगा टी माइनस kx भी लिख लें। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है, k एंड ओमेगा। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की बात करें दैट इज 245। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 1539.38, जिसको नियर अबाउट अपन लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 पर सेकेंड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली k की वैल्यू जो है k कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई v, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा बाई k होता है। और ओमेगा की वैल्यू हम लगभग फाइंड कर चुके हैं 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, और ये वैल्यू जो है दैट इज 300। तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग वैसे देखा जाए तो ये 5 के आसपास आनी चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पर हर जगह 5.1 गिवन है। तो लगभग अगर अपन इसको सॉल्व करें तो दैट विल बी 5.1 पर मीटर। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में रख लें तो y x कॉमा टी, y ऑफ फंक्शन x कॉमा टी आएगा एम्पलीट्यूड दैट इज 0.03 मीटर इंटू साइन k की वैल्यू 5.1 इंटू x माइनस ओमेगा की वैल्यू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू टी। ये आंसर होगा। यहाँ साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, यहाँ एक एक्स्ट्रा 5 भी आ सकता है इनिशियल फेज। ओके, लेकिन ऑप्शंस में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। जो सबसे ज़्यादा करीब आंसर मैच हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक रबर की बॉल है जिसको कुछ हाइट से आपने गिराया है। ये मान लीजिए रबर की बॉल है और उसको आपने h हाइट से गिराया, ड्रॉप किया है। देन आपको गिवन है कि रिबाउंड होती है और वापस होती है अपनी इनिशियल हाइट की। ये जो h डैश गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है 81/100 टाइम्स ऑफ h, मतलब इनिशियल हर बार ऐसा होता है। तो आपसे पूछा कि जब ये ऐसा होगा, ये आखिरी में जाके बॉल ऐसे जंप करते 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 फाइनली रुक जाएगी। देन आपसे पूछा इस पूरे की एवरेज स्पीड बताएं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले मुझे ये इसका निकालना पड़ेगा, इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। उससे पहले मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कैलकुलेशन के लिए देखें, एच डैश जो हमें पता है कि अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो एच डैश जो होता है वो लिखा जाता है ई स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच डैश की वैल्यू गिवन है आपको 81/100, एच इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9, ये ई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ से ये पार्टिकल चला h, देन यहाँ ऊपर गया h डैश और नीचे आया h डैश, और तो यहाँ पर h है ये और यहाँ पर ये
एच डैश ऊपर गया, एच डैश की वैल्यू है वो ई स्क्वायर एच है, ठीक है। अगली बार जो यहाँ पर मान लो एच डबल डैश जाएगा यहाँ पर रिबाउंड होने के बाद, वो होगा इसका ई स्क्वायर एच डैश और एच डैश की वैल्यू ई स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 4h, तो ई टू द पावर 4h ऊपर, ई टू द पावर 4h नीचे, ऐसे ही इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस की अगर अपन कैलकुलेशन करें पहले, टोटल डिस्टेंस की अगर कैलकुलेशन करें, जिसको मैंने s नाम दिया, तो वो होगा h प्लस ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर एच ऊपर, ई स्क्वायर एच नीचे, ई स्क्वायर एच प्लस ई टू द पावर 4h प्लस ई टू द पावर 6h, ऐसे चलता रहेगा, ये इन्फिनाइट जीपी बनेगी। तो s इक्वल टू एच प्लस, यहाँ से अगर अपन बात करें तो ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर एच कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 एंड इन्फिनिटी। तो s इज इक्वल्स टू एच प्लस ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर एच, यही जो बना यहाँ पर इन्फिनाइट जीपी, जिसका यहाँ पर जो कॉमन रेशियो दैट इज ई स्क्वायर, तो आंसर होता है a अपॉन 1 माइनस आर सम, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से s इक्वल टू, यहाँ से h कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से बना 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स h। ये टोटल डिस्टेंस कवर की। टोटल टाइम फाइंड करना है अगर, तो टोटल टाइम हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लगेगा रूट ओवर 2h बाई जी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से यहाँ तक आने का लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगेगा, यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लगेगा, वो लगेगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एच डैश बाई जी। हमें पता है कि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना नीचे आने में, तो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 2h डैश बाई जी, देन अगेन अगली बार यहाँ पर h डबल डैश अगर हाइट होगी तो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 2h डबल डैश, और h डैश की वैल्यू ई स्क्वायर एच, h डबल डैश की वैल्यू ई टू द पावर 4h। तो जो टोटल टाइम लगेगा t कैन बी रिटन एज रूट ओवर, पहले सबसे पहले 2h बाई जी, रूट ओवर 2h बाई जी, देन पूरा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 h डैश, h डैश की वैल्यू ई स्क्वायर h बाई जी प्लस सिमिलरली ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर 4 टाइम्स h बाई जी, ऐसे ये एक इन्फिनाइट जीपी बनती रहेगी। तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो t इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन आ गया रूट ओवर 2h बाई जी, अंदर बन गया 1 प्लस 2 टाइम्स, अंदर बन गया यहाँ पे e प्लस ई स्क्वायर, और ऐसे इन्फिनाइट जीपी चलती रहेगी। तो t इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी 1 प्लस, इसका सम करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ e अपॉन 1 माइनस ई, और इस पूरे को अगर लिखेंगे तो ये 1 माइनस ई प्लस ई, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये टोटल टाइम लग रहा है, और हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से अगर एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो है वो है 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच। इसको लिखें अगर 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई टोटल टाइम की बात करें, दैट इज रूट ओवर 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये सारा डेटा वगैरह यहाँ पर रखेंगे। ई की वैल्यू जो है आपको 0.9 गिवन है, और h की वैल्यू है जो वो 5 मीटर गिवन है, आपको h की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, और g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 2.50 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है, और आपको गिवन है कि 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं A एंड B, और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं, और इस एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ L है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। एक थर्ड ब्लॉक है C जो कि स्पीड V से आ रहा है, और
ए और बी से टकराता, ए एंड बी जॉइनिंग जो स्प्रिंग को जो ब्लॉक है ए से टकराता है, देन मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा है। कुछ ऐसा गिवन है कि ये ब्लॉक है सी और यहाँ पर एक ब्लॉक है ए एंड बी ऐसे सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है दैट इज ये एम मास का, ये भी एम मास का, ये भी एम मास का, ये सी ब्लॉक, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये नेचुरल लेंथ में अभी और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये स्पीड वी से आकर के टकराता है। देन आपसे पूछा कि इसके दौरान यहाँ पर इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अब मैक्सिमम कंप्रेशन होने के लिए जब ये ब्लॉक इससे टकराए तो सर कॉलिजन कैसा हो। मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए इसकी इस ब्लॉक की स्पीड कॉलिजन के बाद मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम आएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर ये सारी की सारी वेलोसिटी इसके पास चली जाए तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मतलब कि यहाँ पर जो कॉलिजन होगा वो इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। इलास्टिक कॉलिजन के कारण हमें पता है कि ये दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, जो इलास्टिक कॉलिजन होता है, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में, तो वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब कि ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा कॉलिजन के बाद और ये वाला ब्लॉक चलने लग जाएगा। तो आफ्टर कॉलिजन अगर अपन बात करें, आफ्टर कॉलिजन लिखें तो ये वाला ब्लॉक रुक चुका होगा, सी वाला ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी और ये वाला जो ब्लॉक है वो एम मास का और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पर और ये एम मास का, ये वाला इधर की तरफ वी से भागना स्टार्ट कर देगा। तो आपसे पूछा कि सब्सिक्वेंट मोशन में इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। हमें पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कि एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। मतलब कि ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर और म्यू जो है दैट इज रिड्यूस्ड मास, तो यहाँ पर लिखें कि एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रिड्यूस्ड मास इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये भी एम तो ये भी एम, तो लिखा जाएगा एम इंटू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी वी है और ये जी रेस्ट पर है इनिशियली, तो वी माइनस जीरो का स्क्वायर, तो वी माइनस जीरो का स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एब स्क्वायर बना नीचे 2m बना, तो एक एम से एम कट गया तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर बाई 2m, m ऊपर आएगा m/2, 2 कट गया यहाँ से, तो x मैक्सिमम जो आया वो आया √m/2 के इंटू वेलोसिटी v, ये आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर इन गिवन ऑप्शंस में दैट इज ऑप्शन 4, √m/2 के इंटू v, ये होगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अलग अलग प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए कुछ ग्राफ्स गिवन है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से ग्राफ्स जो हैं वो करेक्ट हैं। पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो गिवन है कि आपको एक पीवी ग्राफ, पी और वी के बीच में ग्राफ है और ये जो ग्राफ गिवन आइसोथर्मल का है। हमें पता है कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि वी बढ़ेगा तो पी घटेगा, मतलब ये ग्राफ सही है। जबकि यहाँ पर गिवन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का ये जो है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकता, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में आपको गिवन है पी और टी के बीच का ग्राफ और पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो है ये जो प्रोसेस दिया हुआ आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कि ग्राफ भी गलत है डायरेक्टली। हाँ, हमें ये पता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस तो डेफिनेटली पी और टी के बीच का ये ग्राफ होता है, क्योंकि वो होता है जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, जो रिलेशन होता है पी और टी में दैट इज पी टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा, तो वहां से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। ये वाला ग्राफ तो सही है लेकिन ये वाला ग्राफ गलत है, इसलिए ये पूरा ही गलत हो गया। सी की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर आपको एक आइसोथर्मल दिया हुआ है कि ये वाली जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है। हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये वाला सही है। और ये जो दिया हुआ है कि ये वाला जो है एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक है, तो यहाँ पर आप हमें पता है कि एडियाबैटिक में रिलेशन होता है टीवी रेज टू पावर गामा -1, मतलब कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। हाँ, ये ग्राफ भी एडियाबैटिक प्रोसेस का और ये भी ये आइसोथर्मल का है। नेक्स्ट ग्राफ बात करें, पी और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। पहला आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी सही है। और ये जो दिया हुआ है ये एडियाबैटिक ग्राफ दिया हुआ है आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है। वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पी और टी में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा ग्राफ होगा, मतलब कि ये वाला भी सही है। मतलब करेक्ट ऑप्शंस की बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर
करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉलम मैचिंग का है और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला ऑप्शन है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव जो होता है, प्योरली रेजिस्टिव जब होता है तो हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है, मतलब करंट एंड वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा जो ऑप्शन है ए, ये बी जो गिवन है यहाँ पर, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव की बात करें तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस जो होता है वो π/2 होता है, और प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 आगे होता है, मतलब कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2 या फिर करंट लैग्स बाय वोल्टेज बाय π/2। ओके, सी ऑप्शन सी में गिवन है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव में जो भी फेज डिफरेंस होता है वो भी π/2 होता है, और हमें पता है कि वहाँ पर करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, मतलब कि करंट लीड्स बाय π/2 टू वोल्टेज। ठीक है जी। नेक्स्ट डी में गिवन है कि एक LCR सर्किट है, उसमें फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। हमें पता है कि अगर अपन बात करें LCR सर्किट में तो ये R है, ये इधर की तरफ XL है, ये इधर की तरफ XC है। अब हमें नहीं पता कौन बड़ा है XL और XC में से। हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो XC इज ग्रेटर देन XL दिया हुआ, तो इन दोनों का अगर अपन देखेंगे तो इधर की तरफ, इन दोनों का अगर अपन देखें XL और XC का, तो इधर आएगा XC माइनस XL और इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा phi। तो यहाँ से tan phi आप निकालने जाएंगे तो tan phi कैन बी रिटन एज XC माइनस XL अपॉन R। ये इधर की तरफ होगा वोल्टेज और इधर की तरफ करंट, तो जो phi आया दैट इज tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो कुछ इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दो सेमी इन्फिनाइट वायर्स गिवन है और वहाँ से एक सेमी सर्कुलर वायर है। देन आपसे पूछा कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस करो। हमें पता है कि ये इन्फिनाइट वायर है, ये सेमी इन्फिनाइट वायर है, ये भी सेमी इन्फिनाइट वायर और ये सेमी सर्कुलर वायर है, और इन तीनों के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो B अगर नेट लिखें तो वो लिखा B1 प्लस B2, जहाँ B2 है वो ड्यू टू दिस सेमी सर्कल, और जो B1 है ड्यू टू वायर्स के, इन दोनों वायर्स के कारण क्या होगा। अब यहाँ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण अगर राइट हैंड से अपन करंट की डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब इधर की तरफ जा रहा है, मेरी तरफ जा रहा है अंदर की तरफ, इसका मतलब करंट इधर की तरफ है, मेरी तरफ। सिमिलरली इस आई के कारण यहाँ पर अगर करंट की डायरेक्शन करें तो थंब को अगर करंट की डायरेक्शन लिखें तो यहाँ पर जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर करंट इधर की तरफ जा रहा है, मतलब जो सेमी सर्कुलर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इसमें करंट के कारण है। और सिमिलरली अगर इस यहाँ पर बात करें तो थंब के डायरेक्शन में करंट को अगर रखें तो जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर भी इधर की मेरी तरफ ही जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है मेरी तरफ। तो मतलब कि इन तीनों सेगमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, मतलब तीनों का आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हमें पता है कि सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 4πr। और यहाँ पर जो गिवन है आपको दो वायर्स गिवन है तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 4πr, प्लस सेमी सर्कुलर वायर के कारण होता है हमें म्यू नॉट I अपॉन 4r। तो यहाँ से सॉल्व करें तो बाहर आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr, तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस पाई। ये होगा डिजायर्ड आंसर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो बैटरीज गिवन है, ये जिसकी एक का EMF है 2E, एक का है E, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 गिवन है, एक का R2 गिवन है, और यहाँ किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो कि 2E EMF वाली बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट आ रहा है वो I आ रहा होगा। तो I की अगर अपन करंट की बात करें तो ये दोनों जो है बैटरी सीरीज में है, तो टोटल हो जाएगा 3E। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये R1, ये R2 और ये R सारे के सारे सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R, इतना करंट आएगा। अब हमें पता है कि बैटरी के अक्रॉस अगर किसी EMF वाली बैटरी का क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो वो लिखा जाता है E माइनस IR,
जहाँ आई करंट है, ई ईएमएफ है और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2E के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 0, तो यहाँ पर अगर इसको 0 लिखें दैट इज ईएमएफ कितना है, 2E है, यहाँ पर ईएमएफ है दैट इज 2E माइनस आई इंटू आर, और आर जो है वो R1 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2E इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, तो 2 इंटू ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, आई की वैल्यू ये रही 3 टाइम्स ऑफ ई, 3 टाइम्स ऑफ ई, इसको कैपिटल ई कर लें, 3 टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R और इंटू ये R1 है। आगे सॉल्व करें अगर इसको तो E से E कट गया और ये R1 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई किया तो बचा ट्वाइस ऑफ R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ R1। मुझे कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर की तरफ भेज दिया, तो 2R इज इक्वल्स टू 3R माइनस 2R1, ये हो गया R1 माइनस 2R2, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई R1 बाई 2 माइनस R2। ये होगा ये होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 के टर्म्स में। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम गिवन है, एंड देन आपसे पूछा है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की गई है, तो आपसे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके बारे में पूछा है। तो कैलकुलेट करते हैं। मान लिया कि सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट आपने माना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 10 वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इस बीच वाले को हटा लें, क्योंकि 100/60 देखोगे तो 10/6, ये 10/5 इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो यहाँ पर अपने को इस बी पॉइंट का आपने पोटेंशियल मान लिया कि मान लो x रहा है और y पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया आपने y रहा है। देन जंक्शन लॉ लगाएं बी पर, तो बी पर जंक्शन लॉ लगाएं, ठीक है, बाई जंक्शन लॉ एट बी पर लगाएं। जंक्शन को हमेशा अपन हाई पोटेंशियल पर मानते हैं और जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट करंट इज 0, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर पोटेंशियल 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ x माइनस 10, करंट जाएगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस यहाँ जाएगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस यहाँ जाएगा x माइनस y डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर अपन एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, तो ये हो गया ऊपर 15 टाइम x माइनस 150 प्लस 150x प्लस ये हो जाएगा 100 टाइम x माइनस 100y इज इक्वल टू 0। ये चला गया इधर, तो यहाँ इसको सॉल्व करें अगर 15x और 150x दैट इज 165x प्लस 100 है, तो दैट इज 265x, 15x प्लस 150 दैट इज 265x माइनस 100y माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अगर 5 से करें तो ये बनेगा 53x माइनस 20y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर जंक्शन लॉ बाय जंक्शन लॉ एट बी लॉ एट डी, यहाँ का पोटेंशियल y माना है, तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60 प्लस y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर एलसीएम लें तो 60 ये आएगा, तो 60 ये हो गया y माइनस 10 प्लस 12y प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये y, ये 13y और ये 17y माइनस 4x, 17y माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 0.8
0.865 वोल्ट एंड जो y की वैल्यू आएगी दैट इज 0.792 वोल्ट। अगर आपको गैलोनोमीटर में करंट निकालना है तो डेफिनेटली करंट जो होगा गैलोनोमीटर में x माइनस वाई, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, x माइनस वाई करेंगे तो ये 5 माइनस 2 दैट इज 3, 16 माइनस 9 दैट इज 7, ये हो गया 0.073 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 4.87 मिली एम्पियर, जो कि ऑफिशियल आंसर सेकंड से मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg अटैच्ड टू स्प्रिंग मेड to oscillate with initial amplitude of 12 centimeter. After 2 minutes, the amplitude decreases to 6 centimeter. They determine the value of damping constant for this motion. हमें गिवन है कि जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियली है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो एम्पलीट्यूड है, इनिशियल एम्पलीट्यूड गिवन और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो एम्पलीट्यूड है वो 6 सेंटीमीटर हो जाता है। देन आपको बोला है कि डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमें पता है कि डैम्पिंग कांस्टेंट में जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है और वो होता है a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m और t इक्वल टू 2 मिनट्स गिवन है, t इक्वल टू 2 मिनट्स गिवन है और 2 मिनट के बाद ऐसा होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर अपन सेंटीमीटर में रख दें तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a नॉट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर e टू द पावर माइनस b इंटू टाइम जो है वो 2 मिनट से उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया दैट इज 120 और जो मास दे रखा है दैट इज 1 इंटू ये 2m होता है तो ये 2, तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया दैट इज ये 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस b, ये हो गया 60b। तो यहाँ से आया e टू द पावर 60b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू आई ln2 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई 60, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01155। तो इसको आगे और अगर अपन लिखें अरेंज करके तो ये 1.15 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर सेकेंड, ये आंसर होगा डैम्पिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर अपन चारों ऑप्शंस देखें तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर एनटीए ने कुछ भी नहीं दिया है, जबकि जो आंसर है वो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये बोनस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन अ कैरियर सिग्नल CT इक्वल टू 25 इंटू साइन 2.512 इंटू 10⁻10t is amplitude modulated by a massive signal given mt equal to 5 sin 1.57 into 10⁸8t and transmitted through antenna. What will the bandwidth of the modulated signal? तो सबसे पहले तो अपन गिवन लिख देते हैं कि जो कैरियर सिग्नल है वो है 25 साइन 2.512 इंटू 10⁻10t, ये कैरियर सिग्नल है और जो मैसेज सिग्नल है दैट इज mt इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 1.5 साइन 1.57 इंटू 10⁻8t। देन आपसे पूछा व्हाट विल द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो बैंडविड्थ के लिए अगर अपन यहाँ फिर बात करें तो जो बैंडविड्थ होती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, बैंडविड्थ जो होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकालो तो यहाँ पर जो मैसेज सिग्नल इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो यहाँ से जो ओमेगा गिवन है मैसेज सिग्नल का ओमेगा m दैट इज 1.57 इंटू 10⁸8 और ये वैल्यू होती है 2 पाई f के इक्वल। तो f की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.57 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ध्यान से देखें तो 1.57 है और पाई का हाफ तक 2 टाइम्स हो गया तो 10⁸8 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो ये है यहाँ से 10⁶ और 100 लिखें तो ये हो गया 25 इंटू 10⁶, जो कि हो गया 25 मेगाहर्ट्ज़। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। और बैंडविड्थ जो होती है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। तो जो बैंडविड्थ आएगी यहाँ पर बैंडविड्थ BW इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 25 दैट इज 50 मेगाहर्ट्ज़। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें 50 मेगाहर्ट्ज़ दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। फ्रीक्वेंसी है पहले अगर ओमेगा थी तो देन ओमेगा बाई 2 कर दी, या एफ थी तो एफ बाई 2 कर दी। तो हमें पता है कि एक्स एल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है ओमेगा एल, मतलब कि अगर नया एक्स एल डैश की बात करें तो वो हो जाएगा ओमेगा बाई 2 इंटू एल, दैट इज जो पुराना एक्स एल है उसका हाफ हो जाएगा, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और करंट की बात करें तो करंट कैन बी रिटन एज वी अपॉन एक्स एल। अब एक्स एल जो है वो हाफ हो गया है तो डेफिनेटली जो आई डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा और करंट है वो डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इंटीजर पार्ट का। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर with which it has a coefficient of static friction is equal to 1 by root 3. It is desired to make the body move by applying the minimum force F. The value of F will be. हमें पता है कि यहाँ पर गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उस पर 1 किलोग्राम की कोई बॉडी है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 1 बाई रूट 3 और हमें इसको मिनिमम फोर्स लगा करके पुल करना है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर यहाँ पर मिनिमम फोर्स के बारे में पूछा है तो बॉडी को हमेशा पुल करेंगे तभी मिनिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि पुश करेंगे तो एक कंपोनेंट जो जाएगा वो नॉर्मल को बढ़ाएगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो फोर्स है वो किसी न किसी एंगल पर लगाना पड़ेगा। दैट एंगल आपने मान लिया कि यहाँ पर से थीटा हॉरिजॉन्टल से और ये फोर्स एफ लगा रहे हैं आप। हमें पता है कि यहाँ पर अगर अपन लिखें तो यहाँ नीचे की तरफ लग रहा होगा mg फोर्स और यहाँ एक ग्राउंड से नॉर्मल गया होगा जो कि होगा मान लो n, और f का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आ गया f cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट चला गया f sin थीटा। हमने f के कंपोनेंट कर लिए तो अब हमें FBT में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पर आप मिनिमम फोर्स लगा रहे हो ताकि स्लाइड होने ही वाला हो, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा और जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू एन लगेगा डेफिनेटली। अब अगर इस बॉडी को मूव करना है तो अगर अपन मूव करना है तो डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू या लगभग इक्वल होना चाहिए क्या, म्यू एन। यहाँ से अगर अपन बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो एफ साइन थीटा और एन मिलकर एम जी को बैलेंस कर रहे होंगे, तो ये लिखा जा सकता है एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, और यहाँ से एन की वैल्यू जो आई वो आई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से आगे अगर इसको सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ से एन की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं अपन, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इसको इधर की तरफ लाएं तो एफ इंटू बचेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमें f की मिनिमम वैल्यू चाहिए। f की मिनिमम वैल्यू के लिए cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होना पड़ेगा मैक्सिमम, और cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √1 प्लस म्यू स्क्वायर। आप a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसके बारे में अगर सोचें तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ √a² प्लस b स्क्वायर। तो उसका यूज़ किया यहाँ पर तभी मिनिमम होगा। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1 बाई √3, यहाँ रखा आपने 1 बाई √3, मास 1 किलोग्राम गिवन है, जी की वैल्यू 10 है और √1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर दैट इज 3। तो यहाँ अंदर 4/3 बनेगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का √2 आएगा और 10/2 करोगे तो आंसर जो आएगा वो 5 न्यूटन्स आएगा। मतलब कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए आपको मिनिमम जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू 5 न्यूटन्स होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 watt bulb at a distance of 3 meter is E. The electric field intensity produced by the radiation coming from 60 watt at the same distance. आपको गिवन है कि यहाँ 100 watt है, इसके कारण कुछ 3 मीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपको गिवन है E। देन आपसे एक 60 वाट का बल्ब दिया हुआ है और उससे सेम डिस्टेंस 3 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी, उसको मान लिया मैंने E डैश। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशंस होता है वो होता है हाफ ऑफ
एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंटेंसिटी। और अगर बल्ब की पावर P है तो R डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी को लिखते हो P/4πr²। तो डेफिनेटली अगर अपन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E मान रहे थे, यहाँ पर E रखेंगे और दूसरी बार E डैश रखेंगे, तो अगर अपन लिखें हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल्स टू P गिवन आपको 100 वाट, दैट इज डिस्टेंस 4π, R डिस्टेंस दोनों में सेम है तो मैंने लिखा ही नहीं। दूसरी बार हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E डैश हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड देन पावर आपको यहाँ C, देन पावर आपको गिवन है 60, तो यहाँ लिख दिया 60/4πr²। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर लिया। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो आया E² डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये आ गया 100/60, 100/60, बाकी सब कैंसिल हो गया। आपको गिवन है एट अ डिस्टेंस इज E डैश की वैल्यू अगर अपन निकालें यहाँ से तो E डैश की वैल्यू आएगी √60/100 टाइम्स E, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से E डैश कैन बी रिटन एज √, यहाँ से 20 से डिवाइड करें तो 3/5E, और आपको गिवन है कि E डैश इज गिवन एज √x/5 टाइम्स E। तो जो x की वैल्यू है यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी 3। ये होगा ऑफिशियल आंसर जो एनटीए ने x = 3 दे रखा और अपना भी आंसर कितना है x = 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर। E वेक्टर जो गिवन है दैट इज 2/5 E नॉट I कैप प्लस आपको गिवन है 3/5 E नॉट J कैप, एंड E नॉट की जो वैल्यू गिवन है आपको वो गिवन है 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ गिवन है। देन आपसे पूछा है द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर। जो एरिया गिवन है दैट इज 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन के अगर पैरेलल है तो अगर अपन एरिया वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा 0.4 मीटर स्क्वायर डेफिनेटली I कैप, ये होगा एरिया वेक्टर। YZ के प्लेन है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। देन पूछा है आपसे द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, इस एरिया से निकलने वाला आपको फ्लक्स बताना है, और हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है दैट इज E.E। तो यहाँ से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I का I कैप के साथ करेंगे, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स जो आएगा दैट इज E.E, तो आ गया 2/5 E नॉट इंटू ये 0.4। सारी वैल्यूज रखें, अगर 2/5 E नॉट की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻³ इंटू ये हो गया 0.4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये 2/5 जो होगा दैट इज ऑल्सो 0.4, 0.4, 0.4, और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये बन गया 4/, अगर इसको 10 लिख लेते हैं, इंटू 4 × 10⁻³ इंटू ये 4/10, 4 × 4 × 4 दैट इज 64, एंड 64 ये 10⁻³ और ये 10⁻1 बचेगा ऊपर तो आएगा 640, जो आएगा आंसर आपके पास ऑफिशियल आंसर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये है फ्लक्स इस सरफेस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड U r = U0r⁴। तो U r जो गिवन है U = गिवन है U0r⁴, ये कोई पोटेंशियल रीजन है, पोटेंशियल फील्ड है। तो बोर्ड्स क्वांटाइजेशन इस कंडीशंस आर अप्लाइड, रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल जो है Rn है, उसका वेरिएशन गिवन है विथ वो गिवन है 1/n⁻⁴ अल्फा, देन अपने को अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये पोटेंशियल फील्ड गिवन है, पोटेंशियल रीजन गिवन है, तो यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ R गिवन है, तो अगर अपन फोर्स निकालें पोटेंशियल एनर्जी से करस्पॉन्डिंग वो होता है -du/dr, और हमें पता है कि ये फोर्स ही जो होगा क्या करेगा, m मास को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करें तो F = लिखा जा सकता है -du/dr, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4u0r³।
ये फोर्स आ गया, ये फोर्स ही करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है दैट कैन बी रिटन एज mv² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स u0 r³। तो यहाँ से v² जो है 4u0 और m ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो जो v² है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ से v की जो डिपेंडेंसी आई है वो r पर r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। अब यहाँ सेकंड गिवन है कि बोर्स क्वांटाइजेशन जो है वो अप्लाइड है यहाँ पर। तो हमें पता है कि बोर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr इज इक्वल्स टू वो होता है nh/2π। तो यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पर रखें तो डेफिनेटली ये r² के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ r³ बन जाएगा। तो r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया, तो यहाँ से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴ ऐसा कुछ गिवन है। और आपको बोला कि Rn जो है वो n⁻⁴ और यहाँ पर जो r की जो वेरिएशन है बेटा वो Rn को जो दिया हुआ है वो यहाँ पर वापस देख लें कि Rn जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज n⁻⁴ और हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ये होगा इसमें डिजायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिहाइंड द सरफेस। जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो गिवन है, तो उसको लिख सकते हैं v इक्वल टू 2/3 ऑफ u, और नेगेटिव इसलिए लिखा है कि v और जो u है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से अलग अलग डायरेक्शन में मेजर किए गए हैं। एंड देन आपको जो इमेज है उस इमेज की डिस्टेंस है वो 10 मीटर गिवन है। तो यहाँ से अगर अपन 10 मीटर लिखें तो 10 इज इक्वल्स टू -2/3 टाइम्स ऑफ u, तो u इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास -15 मीटर। ये u की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट आपको गिवन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द सरफेस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन एयर। ठीक है, तो यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं, म्यू है λ/m लिखा जा सकता है, तो म्यू कैन बी λ/a, और दिया हुआ है कि 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा इन एयर है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा एयर। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3/2। ओके, ये आ गया। देन आपसे पूछा द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज x/13 मीटर, देन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। हमें पता है कि जब भी कॉन्वेक्स ये ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है तो इक्वेशन लिखी जाती है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ पर जो μ2 है जिस मीडियम में जिस ग्लास या किसी भी का भी जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसका वहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ यहाँ पर वो है 3/2, और v जो है हमें पता है कि v की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, माइनस μ1 की जो वैल्यू है वो एयर में है, और u जो है वो एयर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, डिस्टेंस अगर अपन मेजर करेंगे, यहाँ ऐसा कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लीजिए आप, ऐसा कुछ है, और यहाँ से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ कहीं ना कहीं इमेज बन रही है, और यहाँ इसका म्यू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है। तो यहाँ पर 3/2 इंटू 10 आ गया। यहाँ μ1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू जो है दैट इज -15 लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इधर मापेंगे, डायरेक्शन यहाँ से सारे अपन साइन कन्वेंशन के हिसाब से चले, तो यहाँ से ऑपोजिट चलोगे, रेज इधर आएगी तो इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, और इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो अपन पॉजिटिव लेंगे। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 दैट इज 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा 3/20 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू ये आ गया 1/2r। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 60, ये आ जाएगा 9 टाइम्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/2r। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालने जाएं तो r की वैल्यू आएगी 30 डिवाइडेड बाई 13। आपसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है कि यहाँ r को जो है x/13 लिखा जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30। ये होगा इसका आंसर। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सपोज यू हैव टेकन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सच अ वे दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 0.01 सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर के बाद सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें ऑयलिक एसिड डाला है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है
वो पर सेंटीमीटर क्यूब 0.01 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 0.01 सेंटीमीटर क्यूब आपको ऑयलिक एसिड मिलेगा। देन यू मेक अ थिन फिल्म ऑफ दिस सॉल्यूशन मोनोमोलिकुलर थिकनेस। उस सॉल्यूशन की आपने कोई फिल्म बनाई है ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय कंसिडरिंग 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3/45 की पावर 1/3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। देन आपसे बोला है कि देन द थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड लेयर विल बी इन। ऑयलिक एसिड लेयर की थिकनेस बतानी है हमें, सॉल्यूशन की नहीं बतानी है। तो मान लिया कि हमने जो सॉल्यूशन है उसकी थिकनेस टी है और उस जो सॉल्यूशन जो फिल्म बनाई है उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 4 इंटू टी सेंटीमीटर क्यूब। और अगर अपन बात करें तो वो जो वॉल्यूम है वो 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। तो अगर अपन लिखें तो 4 इंटू टी, मैं सब कुछ सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, और 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, ऐसा कुछ है। तो 4 इंटू टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में 3/40 पाई की पावर 1/3। तो ये सॉल्व करोगे तो 3/40 पाई इंटू 10⁻³ की पावर 3 करोगे, दैट विल बी 10⁻⁹ इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से टी के लिए अगर अपन सॉल्व करें तो 4 इंटू पाई इंटू 3 इंटू ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40 पाई इंटू ये 4। तो यहाँ से टी के लिए अगर अपन सॉल्व करें, ये 3 से ये 3 गया, ये 4 से ये 4 गया, ये पाई से पाई गया, ऊपर बचा 1/4 इंटू 10⁻⁻8, ये 40 गया। तो t इक्वल टू बचा 1/4 को ले सकते हो 0.25 इंटू 10⁻⁻8, ये सेंटीमीटर में है अभी भी। तो t इक्वल टू लिखा जा सकता है 25 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ये है उस सॉल्यूशन की थिकनेस। हमें जो गिवन है कि जो ऑयलिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.01 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन है। तो थिकनेस जो होगी, हमें ऑयलिक एसिड की थिकनेस लेयर पूछी है, थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड लेयर, तो वो होगी 0.01 टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इतनी गिवन है। तो 0.01 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। और हमें ये मीटर में पूछा है, आंसर जो है वो x इंटू 10⁻⁻14 मीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई हो जाती है, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 25। ओके, ये है आपका डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सी वाटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ f9 इंटू 10⁻2 हर्ट्ज has permittivity epsilon equal to 80 times epsilon naught and resistivity rho given है 0.25 ohm meter. Imagine a parallel plate capacitor is immersed in sea water and driven by an alternating voltage source. ये voltage source की voltage given है। Then आपसे पूछेंगे then the conduction current density that is JC becomes 10 raised to power x times the displacement current that is JD. Then we have to find value after जो given time है वो time 1/800 सेकेंड के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और कंडक्शन करंट डेंसिटी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरे के पूरी पानी में भरे हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात करें तो JD जो है वो लिखा जा सकता है I/A, दैट इज I को लिख सकते हो आप dq/dt, तो 1/A और I को लिखा आपने dq/dt। और हमें पता है कि जो Q होता है वो C इंटू V लिखा जा सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो JD इज इक्वल्स टू 1/A, इसको A है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट का, और dq/dt जो लिखा आपने dq/dt को लिखा CV, तो C बाहर आ गया, C इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंटू dq/dt, तो ये लिखा आपने dV/dt। और जो C है कैपेसिटी, C को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन A/d। तो यहाँ से JD जो लिखेंगे वो आ जाएगा C की जगह एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट दे रखी है, तो 80 टाइम एप्सिलॉन नॉट इंटू A
डिवाइडेड बाई डी इंटू ए बी आ गया यहाँ पर, और डी वी बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन तो वो आ जाएगा वी नॉट इंटू 2 पाई एफ इंटू कॉस 2 पाई एफ टी। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। यहाँ ए से ए कट गया तो जे डी जो आया वो आ गया 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू वी नॉट इंटू 2 पाई एफ कॉस 2 पाई एफ टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ गई। अगर कंडक्शन करंट डेंसिटी की बात करें तो वो लिखी जा सकती है E डिवाइडेड बाई रो, और E को लिख सकते हो आप V डिवाइडेड बाई डी, V डिवाइडेड बाई डी। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो वो लिखा जा सकता है V बाई डी और इंटू रो, और जो V की वैल्यू है वो ये रही V नॉट साइन 2 पाई एफ टी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है दैट इज डी, यहाँ पर और डी आएगा डी इंटू जो रो की वैल्यू है वो आप लिख सकते हो कितना 0.25। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि t इक्वल टू 1/800 सेकेंड पर jc है वो 10⁻x टाइम्स हो जाता है jd। तो यहाँ पर अगर अपन लिखे jc जो है दैट इज v नॉट इंटू साइन 2 पाई एफ टी डिवाइडेड बाई d इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू 10⁻x टाइम्स, ये सारी वैल्यूज अगर अपन यहाँ पर रखें 80 टाइम्स, ये a से कट गया था यहाँ पर, ये बचा 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू वी नॉट इंटू 2 पाई f, इसी में इंटू cos 2 पाई एफ टी, cos 2 पाई f इंटू टी। और t की वैल्यू जो है यहाँ पर वो रखें अगर अपन 1/800 सेकेंड, d से d कट जाएगा, v नॉट से v नॉट कट गया, और एप्सिलॉन नॉट वगैरह सब की वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो यहाँ जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 10⁻x इज इक्वल्स टू 10⁻6। तो जहाँ से x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ये होगा डिजायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डायग्राम गिवन है, और डायग्राम एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक लड़का खड़ा है और कुछ पुलिस हैं, और वो पुलिस स्ट्रिंग वापस ब्लॉक से अटैच्ड है। आपको बॉय का मास 4 किलोग्राम गिवन है और इस वुडन पीस का मास 5 किलोग्राम गिवन है। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द फ्लोर है वो 0.5 गिवन है, और आपसे पूछा द मैक्सिमम फोर्स दैट द बॉय कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द पीस ऑफ वुड डज नॉट मूव। तो हम क्या करते हैं कि उस बॉय और वुडन जो ब्लॉक है उन दोनों की एफबीडी एक साथ बना लेते हैं कि यहाँ पर बॉय प्लस वुड है जिसका मास है 4 + 5 दैट विल बी 9 किलोग्राम, और यहाँ पर डेफिनेटली वो बॉय जो है स्ट्रिंग के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो जो स्ट्रिंग है वो बॉय पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, वो होगा टेंशन टी। यहाँ से ग्राउंड से जो नॉर्मल जाएगा वो एन जाएगा डेफिनेटली, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा mg के कारण वो 90 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है, और यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन एफ लग रहा है। तो मैं आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो टेंशन टी है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ब्लॉक ये जो वुडन का जो ब्लॉक है वो मूव ना करे। अगर मूव ना करना तो डेफिनेटली टी की वैल्यू है वो एफ से कम होनी चाहिए, यानी कि टी की मैक्सिमम वैल्यू एफ के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो यहाँ आप लिख सकते हो n + t जो है n और t मिलकर 90 न्यूटन को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आई वो आई 90 - t, और अगर इस ब्लॉक को मूव नहीं करना है तो t की वैल्यू डेफिनेटली f के इक्वल होनी चाहिए, और t की वैल्यू f मैक्सिमम से भी कम होनी चाहिए, लेकिन अपन इक्वल वाला केस लेके चल रहे हैं, और f मैक्सिमम जो है वो μn हो सकता है, और म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज 0.5। तो यहाँ पर रखें अगर t इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू n की वैल्यू रखें 90 - t, इसको इधर की तरफ लाए तो ये 1.5 इक्वल टू 0.3 इंटू 90 ये इंटू t। तो जो t की वैल्यू आई यहाँ से 0.3 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1.5, ये 0 ये गया, इसको सॉल्व करोगे ये 5 ये जाएगा 5 टाइम्स, और 90 बाई अगर अपन ये जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ से 0.5 आएगा, यहाँ पर 0.5 ये 0.5 गिवन है म्यू, सॉरी 0.5, तो यहाँ से 3 टाइम्स और 90/3 करोगे तो ये आएगा 30 न्यूटन्स, ये आंसर। ठीक है,
म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है, यहाँ 0.5 कर लो। ओके, यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर C1 इज फर्स्ट चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट यूजिंग द बैटरी, then the battery is removed and the capacitor is connected to an uncharged capacitor C2 of 8 microfarad and the charge C2 on equilibrium condition। तो पहले गिवन है कि यहाँ पर एक बैटरी है 10 वोल्टेज की और इससे एक कैपेसिटर को पहले आपने चार्ज किया है ऐसे, एंड देन फिर यहाँ से इसको किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, लेकिन पहले इसको चार्ज किया है पूरा। और ये बैटरी गिवन है 10 वोल्टेज की और ये जो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस जो गिवन है दैट इज 2 माइक्रोफेरेड एंड जो दूसरा कैपेसिटर है वो 8 माइक्रोफेरेड है। यहाँ पर एक की लगी हुई है, वो की अपन ने बंद मान ली पहले की, ये यहाँ पर S1 की है और यहाँ पर ये S2 की है और S2 की है वो ओपन है। देन आपको क्या कि आपने पूरी तरीके से इसको यहाँ पर चार्ज किया, देन S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। तो आपसे पूछा है कि C2 पर मतलब कि इस पर कितना चार्ज होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जब अपन बात करें जब सिर्फ S1 क्लोज्ड है तो डेफिनेटली यहाँ से चार्ज आएगा, और जब स्टेडी स्टेट पहुँच चुकी होगी तो ये 10 वोल्टेज का पूरा इसका क्रॉस आएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 20 माइक्रोकुलम, Q इक्वल टू CV। तो जो चार्ज आएगा यहाँ पर Q इक्वल टू CV दैट इज 10 इंटू 2 माइक्रोकुलम, तो ये आ गया 20 माइक्रोकुलम। अब आपने S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, एंड देन इक्विलिब्रियम कंडीशन में 8 माइक्रोफेरेड पर चार्ज पूछा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जस्ट आपने S1 को खोला और S2 बंद करने ही वाले हैं। उससे पहले की अगर अपन बात करें कि S2 को बंद करने से वाले हैं, उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर +20 माइक्रोकुलम, यहाँ पर -20 माइक्रोकुलम, और ये स्विच S2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपेसिटी है दैट इज 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो C2 जो है वो 8 माइक्रोफेरेड। अब आपने स्विच को बंद कर लिया तो डेफिनेटली चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि किरचॉफ आपका लूप लॉ पूरी तरीके से यहाँ पर हर जगह वैलिड होगा डेफिनेटली। और जब तक अगर ये इन दोनों की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, इन दोनों का क्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता तब तक यहाँ से चार्ज आएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर अपन बात करें तो मान लो कि यहाँ से Q1 चार्ज निकला, यहाँ से Q1 चार्ज निकला तो यहाँ कितना बचा 20 माइनस Q1, तो यहाँ कितना बचा Q1। तो इक्विलिब्रियम में अगर अपन बात करें एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब आपने S2 को बंद कर दिया एंड देन इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कैपेसिटर रहा आपके पास, ये रहा कैपेसिटर। तो यहाँ पर चार्ज हो गया 20 माइनस Q1, यहाँ पर Q1 आया तो यहाँ पर चार्ज हुआ प्लस Q1, डेफिनेटली यहाँ से ना चार्ज निकला होगा तो माइनस Q1, तो यहाँ बचा -20 माइनस Q1। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। अब आप चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं कि इसके लूप लॉ में चल रहे हैं कि यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से लूप लॉ लगाएं आप, या फिर कर लें कि इन दोनों के अक्रॉस अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल चार्ज है दैट इज 20 माइनस Q1 और यहाँ पर कैपेसिटी C1 की अगर अपन बात करें तो वो है आपके पास 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट ये ली है तो यहाँ पर ये होगा Q1 बाई यहाँ पर C2 की बात करें दैट इज 8। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 20 माइनस Q1 इंटू 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू Q1। तो यहाँ से 5 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4। तो यहाँ से Q1 की जो वैल्यू आई 80/5 दैट इज 16 माइक्रोकुलम। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में C2 पर जो चार्ज होगा वो 16 माइक्रोकुलम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पूरी की पूरी डिस्क दी गई है, ऐसी कुछ ये डिस्क है और यहाँ पर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको एक शेडेड रीजन गिवन है। इस क्वार्टर डिस्क का ये जो शेडेड रीजन ये क्वार्टर डिस्क को बता रहा है और आपको बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो a है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसके जो सेंटर ऑफ मास है, जो क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, क्वार्टर डिस्क, इसके सेंटर ऑफ मास XC, YC जो है वो गिवन है। तो आपको XA/3π, XA/3π, देन आपसे x की वैल्यू पूछिए और जो यहाँ पर a है वो रेडियस है। तो हमें पता है कि जो क्वार्टर सर्कल होता है, ये जो क्वार्टर डिस्क होती है, उसका जो सेंटर ऑफ मास जो होता है XC और YC जो होता है, जब रेडियस a गिवन है, अगर r रेडियस गिवन है तो 4r/3π, यहाँ a की जगह, यहाँ r की जगह a है तो सीधा सीधा 4a/3π
3 पाई और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी 4a अपॉन 3 पाई। तो अगर इनको कंपेयर करें यहाँ से तो सीधा सीधा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। हमें डायरेक्टली याद होता है सेंटर ऑफ मास क्वार्टर डिस्क का, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास, अगर r रेडियस है तो 4r अपॉन 3 पाई 4r अपॉन 3 पाई। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आसान सा सवाल था। x इक्वल टू जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।